Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बोलते समय कोरोना प्रोटोकॉल को तो तोड़ा जा सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरावणे और चेयरमैन एंड सेक्रेटरी DRDO डॉक्टर सतीश रेड्डी, DG इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल A.K. Samantra and Chairman Economic Explosive Limited, Solar Industries, श्री सत्यनारायण जी। अब आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं केवल सत्यनारायण जी जानता हूं, आगे नवल लिखा है या नरवाल लिखा है मैं नहीं समझ सकता। अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण और EL के सभी कर्मचारीगण और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सचमुच आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर मैं स्वयं को ही गौरवान्वित महसूस करता हूं। और जिस समय सत्यनारायण जी बोल रहे थे, उनकी एक एक बात को मैं बहुत ही गौर से सुन रहा था और मैं कह सकता हूं कि सत्यनारायण जी ने जो करिश्मेटिक काम किया है DRDO के सहयोग से, उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। इंडिजनाइजेशन की एक्टिविटीज में इस देश में जितने भी लोग लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के कारण जैसा काम इन्होंने किया है, स्वाभाविक रूप से लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। करिश्मेटिक काम किया है और आज इस DRDO के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब की सहायता से मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा निर्मित मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड भारतीय सेना को सौंपा गया है। मेरी सब जब बात हो रही थी तो आर्मी चीफ MM नरावणे ने भी इसकी प्रशंसा की, इस ग्रेनेड की। अब जब आर्मी इसकी प्रशंसा कर रही है तो इसका मतलब कि इसमें कहीं पर किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और यह जैसा अवसर है, इस अवसर पर आप सब लोगों के बीच मौजूद होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और यह ग्रेनेड जो तैयार हुआ है, यह प्राइवेट सेक्टर के द्वारा तैयार हुआ है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। और इतना ही नहीं, मैं मानता हूं कि रक्षा क्षेत्र में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी की अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस रूप में मैं इसे देखता हूं। इसलिए इस आयोजन से जुड़े जितने भी आप सभी भाई बहन हैं, सबको मैं अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही साथ मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। और मुझे बताया गया है कि यह ग्रेनेड मौजूदा ग्रेनेड से कहीं ज्यादा घातक है। माने सत्यनारायण जी को देखने से मुझे ऐसा नहीं लगता था कि सत्यनारायण जी इतने घातक ग्रेनेड को तैयार करेंगे, लेकिन इन्होंने मौजूदा जो ग्रेनेड है उससे घातक यह ग्रेनेड तैयार किया है। और जैसा इन्होंने बतलाया, और आर्मी चीफ और हमारे DRDO के सेक्रेटरी डॉक्टर सतीश रेड्डी यह कह रहे थे कि इसकी श्योरिटी बहुत अधिक है। आर्मी ने तो 95% की श्योरिटी दी है, लेकिन आप जानते हैं कि आर्मी थोड़ा सा कुछ, भाई मान लीजिए कहीं कोई चूक हो गई, लेकिन इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है सत्यनारायण जी ने कि इसकी गारंटी मोर देन 99% है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और यह भी मुझे बताया गया है कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीकों से यह काम करता है और इसकी डिजाइन, क्वालिटी और रिलायबिलिटी हर पैमाने पर यह पूरी तरह से खरी उतरती है। इन्हीं सब क्वालिटीज को देखते हुए मंत्रालय द्वारा एक साथ 10 लाख ग्रेनेड का ऑर्डर मेसर्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड को दिया गया है। और मुझे खुशी है कि मार्च 21 में इसके प्रोडक्शन की मंजूरी मिली और 5 माह के भीतर भी
1 लाख से अधिक ड्रिल नेट बनाकर जो है सत्यनारायण जी ने तैयार कर दिया। जबकि कोविड की दूसरी लहर सारे देश की व्यवस्था थम गई थी, उन विपरीत परिस्थितियों में भी जो कहा था उसे पूरा किया। जबकि सामान्यतः लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट सचमुच एक बहुत बड़ा संकट होता है। लेकिन क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी सत्यनारायण जी नहीं पैदा होने दी, इसलिए मैं इसके लिए मैं सत्यनारायण जी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। जो कहा था उन्होंने कर दिया। और साथ ही मुझे विश्वास है कि अगला लाट, 1 लाख तो हम इसी समय दे रहे हैं, अगला लाट भी और तेजी के साथ डेवलप करेंगे। इसे 5 महीने में पूरा किया है तो उसे और जल्दी पूरा करेंगे, मेरा ये पूरा विश्वास। और मैं मानता हूं कि रक्षा क्षेत्र के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए यह एक हिस्टोरिकल डे है, ऐतिहासिक दिन है। इस रूप में मैं इसे देखता हूं। और आपने सिद्ध कर दिया है कि यह प्राइवेट इंडस्ट्री बिना किसी सहारे के जो चल ही नहीं सकती, यह जो धारणा रही है, इस धारणा को पूरी तरह से आपने तोड़ दिया है। किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला, फिर भी आपने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया। और आत्मनिर्भरता की दिशा में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी यह एक उपलब्धि है हमारे भारत की। और जो कुछ भी आपने किया है, इसे आत्मनिर्भरता की राह में एक बहुत बड़ा, मैं इसे पड़ाव मानता हूं। और मित्रों, रक्षा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में हो रहे बदलाव बिल्कुल विजिबल हैं, और केवल मैं ही अनुभव नहीं कर रहा हूं, आप सभी से अनुभव कर रहे हो कितनी तेजी के साथ रक्षा के क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं। मुझे याद है 14 फरवरी 18 मैं भारत का होम मिनिस्टर था, गृह मंत्री था। उस समय एक बिजनेस पेज एक अखबार का पढ़ रहा था, उसमें था एक हेडलाइन थी, इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री लैक्स फायर पावर। अब आप भी यदि यह हेडलाइन पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको पीड़ा होगी, यदि रक्षा क्षेत्र को लेकर आपकी चिंता है तो। और उसी हेडलाइन में अब रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद स्वाभाविक रूप से मुझे वह बात जो अखबारों में पढ़ा था वह मुझे याद थी। हम लोगों ने फैसला किया कि इंडस्ट्रीज के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वो हर प्रकार का सहयोग हम लोग प्रदान करेंगे। अब मुझे खुशी होती है कि इस क्षेत्र में अब तक जितने भी मल्टी स्टोन वर्क हुए हैं उसमें अधिकांश का मैं साक्षी रहा हूं रक्षा मंत्री रहते हुए। और साथियों, हमारी गवर्नमेंट ने डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा करने और चलाने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। और यहां पर जो कदम हमारी सरकार के द्वारा उठाए गए हैं उनमें से कुछ कदमों की मैं चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी यह पहली आवश्यकता होती है। और इसको ध्यान में रखकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया कि इस देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर स्टैब्लिश किए जाएंगे। एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में होगा तो दूसरा डिफेंस कॉरिडोर जो है तमिलनाडु में होगा। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, यह जो 2 कॉरिडोर स्टैब्लिश किए गए हैं आने वाले समय में न केवल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे बल्कि भारत को एक नेट एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में खड़ा करने में वह मदद करेंगे। और रक्षा मंत्रालय ने पहली बार एक बड़ा कदम उठाते हुए डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट जारी किया है। डिफेंस से जो लोग जुड़े हैं संभवतः उनको इस बात की जानकारी होगी। और यह पॉलिसी 2025 तक 1,75,000 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। और यह पॉलिसी हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी और इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक रोड मैप भी प्रदान करेगी। इसके प्रति भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी बात है, वर्ष 2021-22 के दौरान कैपिटल एक्विजिशन बजट के अंतर्गत
डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होता था, उसके लिए जो एलोकेशन था वो 54% था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे मंत्रालय ने उसको 54% से बढ़ाकर 64% कर दिया है कि अब जो कुछ भी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होगा वह पूरे कैपिटल बजट का 64% ये प्रोक्योरमेंट होगा, डोमेस्टिक होगा। और इसी तरह पहली बार इसी वर्ष के लिए डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री का 15% प्रोक्योरमेंट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए भी एयरमार्क कर दिया गया है। स्वदेशी रक्षा उपकरणों के डिजाइन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बाई इंडियन और इंडियन IDDM यानी इंडिजिनली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर, यह जो कैटेगरी है इसको कैपिटल इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए टॉप प्रायोरिटी हमारे यहां दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी होना यह आवश्यक है, को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों में मंत्रालय ने सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रदान करने की भी एक स्कीम प्रारंभ की है। और इसके तहत कंपनियां जब थर्ड पार्टी एजेंसीज की सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकेंगी और अब तक 10 कंपनियों को सेल्फ सर्टिफिकेशन का यह दर्जा भी दिया जा चुका है। आप सबको समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस बात की जानकारी मिली होगी। हमारा भारत दुनिया में केवल वेपन्स, एमिनिशंस, प्लेटफॉर्म्स, इनके मामले में केवल एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में ही न पहचाना जाए, बल्कि भारत एक एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में इस इंटरनेशनल कम्युनिटी में विवरित करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 209 ऐसे पॉजिटिव आइटम्स की एक लिस्ट तैयार की है और तय किया है। कुछ आइटम्स 2021 तक, कुछ आइटम्स 2022 तक, कुछ 23 तक, कुछ 24 तक। यानी हम उसके बाद ये 209 आइटम्स जिनकी पॉजिटिव लिस्ट तैयार की है, हम किसी भी सूरत में दुनिया के किसी दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये हम लोगों का है। क्योंकि जब तक डिटर्मिनेशन न हो, जब तक कन्विक्शन न हो, तब तक किसी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए यह करना आवश्यक था। और यह घोषणा जो हम लोगों ने की है, उसके परिणाम स्वरूप डोमेस्टिक जो हमारे वेंडर्स हैं उनके अंदर भी एक श्योरिटी आई। और एक और कदम उठाया हम लोगों ने। 41 जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उनके कार्पोरेटाइजेशन का फैसला हम लोगों ने किया है, ताकि वो अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें, वो मोर इफिशिएंट बन सकें। यही उद्देश्य था। और मुझे यहां कहते हुए खुशी है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम करने वाले हमारे कर्मचारियों की भी कितनी प्रतिबद्धता, यानी किस हद तक का कमिटमेंट है कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की इंडस्ट्रीज का कार्पोरेटाइजेशन करने का फैसला कर लिया हम लोगों ने। और हमारे OFP के कर्मचारियों ने कोई आंदोलन नहीं किया। लोग कहते थे बड़ा आंदोलन होगा, बहुत चैलेंजेस सामने आएंगे, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने होने नहीं दिया। मैं यहां पर अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के भी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। सरकार का एक ये भी फैसला है जिसकी आपकी को इस बात की जानकारी होगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% ऑटोमेटिक रूट से होगा और 100% गवर्नमेंट रूट से होगा। यह भी हमारी सरकार का फैसला है। स्वाभाविक रूप से यह फैसला जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो आकर्षित करेगा। जो सरकार ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है। ये बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा, वह डिफेंस इंडस्ट्री का बैकबोन है, वह है DRDO। DRDO जिसके कि यहां पर सेक्रेटरी डॉक्टर सतीश रेड्डी बैठे हुए हैं। और DRDO के द्वारा टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर करना, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज की अहमियत कितनी बढ़ती जा रही है, यह आप सबको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि यह प्राइमरी नेसेसिटी है किसी भी इंडस्ट्री की, प्राथमिक आवश्यकता है किसी इंडस्ट्री की। और इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का काम DRDO ने किया है।
और आप इस सच्चाई को भी जानते होंगे, दुनिया में उन्हीं देशों का प्रभुत्व है जो टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हैं अथवा जिनका टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रभुत्व है, उन्हीं का बोलबाला है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ही आउटडेटेड हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्चस्व बनाए रखने के लिए भी बहुत खर्च करना पड़ता है। ये बहुत एक्सपेंसिव काम हो गया है। और मुझे बताया गया है कि इंडस्ट्री अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कई बार तो 80% 90% खर्च कर देती है और प्रोडक्ट्स की कास्ट बामुश्किल 10 to 20% होती है। ऐसे में नई इंडस्ट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस काम को हमारा डीआरडीओ तो कर ही रहा है और इस देश की अब कुछ इंडस्ट्रीज भी इस काम को करने लगी है। ऐसे में सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना सचमुच एक बड़ी बात है और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए इनक्यूबेटर की भूमिका निभाते हुए डीआरडीओ ने निःशुल्क बिना पैसे के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है। निःशुल्क टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, टेस्टिंग फैसिलिटेशन का एक्सेस तथा 450 से अधिक पेटेंट्स का फ्री एक्सेस ये प्रदान किया है। और स्वाभाविक है इससे हमारी इंडस्ट्रीज की समय और ऊर्जा, और केवल समय और ऊर्जा में ही नहीं बल्कि लागत में भी काफी कमी आएगी, काफी बचत होगी। और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत 10 करोड़ रुपए तक की अपफ्रंट फंडिंग का भी प्रोविजन डीआरडीओ द्वारा किया गया है। नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने, डिफेंस और एरोस्पेस से जुड़ी समस्याओं को हल करने और स्टार्टअप लाने के उद्देश्य से इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस, जिसे आईडेक्स के नाम से आप जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर वर्ड अब हो चुका है आईडेक्स, वह भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। हमारी सेनाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आईडेक्स फॉर फौजी, यानी हमारे फौजी जो इन सब प्लेटफॉर्म्स का ऐसा एम्यूनिशन जिनका यूज करते हैं, कहां कमी है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल जिनके पास से कुछ अनुभव होता है, उनके अनुभव का लाभ हमको मिल सके टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, इसलिए आईडेक्स फॉर फौजी यह इनिशिएटिव भी हम लोगों ने लागू किया है। सरकार द्वारा उठाए इन कुछ कदमों से प्राइवेट इंडस्ट्रीज स्वाभाविक है उत्साह में आई हैं और रक्षा के क्षेत्र में और भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ रही हैं और उसका परिणाम यदि देखना है तो हम स्वयं यहां पर जो हमारी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है उसको एक मिसाल के रूप में देख सकते हैं। मल्टी मोड ग्रेनेड की तरह ही अर्जुन मार्क 1 टैंक हो, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल हो, सी थ्रू आर्मर हो, या इसी तरह के अनेक प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह स्वदेशी उत्पादन कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है। पिछले 2 वर्षों में देश में अप्रोक्सीमेटली मैंने मोर देन 17,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। और मैं यहां पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा, जो मैंने चर्चा की थी कि होम मिनिस्टर रहते हुए जो कुछ भी मैंने हेडिंग पढ़ी थी, उसी पेपर के बिजनेस पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यह मैंने दोबारा पढ़ा, स्टेप्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, स्टेप्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। मैं चाहता हूं कि वह दिन जल्दी आए ताकि वही पेपर मोटे अक्षरों में फिर से यह लिखे, इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड। मैं जानता हूं यह एक दिन का काम नहीं है, मैं यह भी जानता हूं कोई आसान काम नहीं है, यह काम बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत जोखिम भरा है, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वह दिन जरूर आएगा। और आज का आयोजन मैं यह मानता हूं कि उस दिशा में बढ़ा हुआ एक बहुत ही प्रभावी कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, आप जैसे इस रक्षा उद्योग में जो लगे हैं वो पूरे विश्वास के साथ आगे आए और रक्षा क्षेत्र में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में पुनः सत्यनारायण जी, उनकी पूरी टीम, जितने भी यहाँ के हमारे साइंटिस्ट होंगे, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, इंजीनियर्स होंगे, जितने भी लोग किसी भी प्रकार का काम करने वाले लोग, सबको इस कामयाबी के लिए मैं
तहे दिल बधाई भी देता हूं और साथ ही उन लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।